All right, good afternoon, students. I welcome you 1:30 p.m. आफ्टरनून एंड मैं समझता हूँ कि तुम काफी अच्छा स्टडी कर रहे हो। और अब जो मेन थ्रेट था कोरोना का वो कम हो गया है। और अब स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा केयरफुली अपना वर्क कर रहे हैं। और एग्ज़ाम भी अब समझिए कि 1 या 2 महीने हैं मैक्सिमम। 2 महीने के अंदर पेपर शुरू हो जाएंगे आपके और फाइनल एग्जाम है, इसलिए आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए और सारा रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं, जो हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, वो सारी देख लो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। जो अभी चैप्टर नहीं भी हुए वो आप सुन लीजिए, कॉपी के नोट्स बना लीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी स्टूडेंट्स, हम जो बात कर रहे थे आपके साथ, वो था, हमने प्रोटीन्स के बारे में बात की। और प्रोटीन्स के बारे में तुमने मुझे बताया स्टूडेंट्स की जो प्रोटीन्स होते हैं, व्हाट आर प्रोटीन्स स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन बताई प्रोटीन्स की। 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करो ताकि आपकी और मेरी एनर्जी लेवल हाई हो जाए और हम अपना और They आगे are चले। तो प्रोटीन्स की they are डेफिनेशन क्या बताई। they they are polymers of alpha amino. अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अगर प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस उन्होंने की थी तो अल्फा अमीनो एसिड्स मिले थे। तो आपने देखा कि कौन से भी अराउंड 20 अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में बताया हमने, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और आपने बताओ कि कौन सा बॉन्ड होता है प्रोटीन जो पेप्टाइड्स बनते हैं, ये जो अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं, लिंक करते हैं, तो बॉन्ड कौन सा होता है उनमें। Peptide bond. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार इसका नाम मैं लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये वाला उसका आपको दिख रहा है, ऐसे बॉन्ड बनते हैं। ये कैसे बनता है बॉन्ड, ये भी बता दो जल्दी से 30 सेकंड में, ये बॉन्ड बनेगा कैसे। ये वाला बॉन्ड Uh, कैसे बनेगा। Same या different NH group से combine होते हैं और NH group और COH group से, और उसमें H2O का loss होता है molecule. हाँ, तो NH2 ग्रुप ऐसे ऐसे लिखा करो। देखो ये NH2 है, याद करने का तरीका, ये NH2 था ना, अमीनो ग्रुप था। और दूसरा क्या बताया था हमने आपके सामने, ये OH ग्रुप दिख रहा है मेरे को, और ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। तो ऐसे ये लिंक चलता जाएगा। ये देखो यहाँ पर तुम्हें दिख ही रहा है, ये H2O का माइनस होने वाला है। तो H2 अगर मैंने माइनस कर दिया तो NHCO यही वाला ग्रुप बन गया। इसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम आपको रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। इसी तरह जो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड था स्टूडेंट, जो जब जिससे वो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े थे, उसमें कौन सा बॉन्ड बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स जब बने थे तो कौन सा बॉन्ड बताया था मैंने, जो जो उनके अंदर मोनोसैकेराइड्स जब कार्बोहाइड्रेट्स में जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो कौन सा बॉन्ड होता है। Glycosidic bond. वेरी गुड, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड एक ही बात होती है, वो बना था। और उसका भी आपको पता ही है क्या 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 हुआ था वहां पर, कि आपने कहा था कि ऐसे OH एक का आया और दूसरे का भी OH आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाटर को बाहर कर दिया था आपने, और ये इस तरह से O लिंकेज थी, ऐसे थी ना लिंकेज। कभी C1 C2 में या C1 इस तरह से थी ना लिंकेजेस, देख रहे हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए वो पूछेगा कि लिंकेज कहाँ कहाँ है, जो कि डाइसाइक्राइड्स थे, सुक्रोज थी, लैक्टोज था। तो इस तरह के हमने आपको बताए थे, और स्टार्च में बताए थे। और ये सारे पॉलीमर्स ही होते हैं, सारे पॉलीमर्स ही होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जिस चीजों का भी शरीर हमारा बना हुआ है, उनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट। ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका हम बने हुए। हम तो लिविंग है, आप तो सांस ले रहे हो, खा रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो। ये तो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारा सारा सिस्टम चल रहा है अंदर। और बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिससे बॉडी खुद ही इनको बना सकती है। जैसे कि हमने आप बताए थे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दो टाइप के बताए थे। एसेंशियल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी बॉडी, जो हमें जो डाइट से लेने पड़ते हैं, वो हाँ बॉडी हाँ एक्सरसाइज हाँ नहीं हाँ करती. हाँ, सही है। एक कोई नाम याद है एसेंशियल का। लाइसिन. अच्छा, पूछ लिया था उसने पेपर में, एक एग्जाम्पल बताओ कि एसेंशियल या नॉन एसेंशियल अमीनो। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, और जो 4 चॉइसेस दी जाएंगी उनमें भी ऐसे क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देखो इसी के आगे हम चल रहे हैं, इसे बोलते हैं एंजाइम्स। अब क्या आप बता सकते हो कि एंजाइम्स क्या हैं, क्या आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स हैं, यस और नो।
Yes, sir. तो ये एंजाइम्स क्या हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये एक तरीके से हमारी जो लाइफ चल रही है, हमारी जो लाइफ चल रही है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस आपके शरीर के अंदर हो रही हैं स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी केमिकल फैक्ट्री आपके बॉडी के अंदर वर्क कर रही है। आपको पता है आपके शरीर के अंदर एक केमिकल की पूरी पूरी फैक्ट्रीज चल रही हैं, और जो आपके जो भी आप खाना खा रहे हैं उस वो कैसे मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, और वो फिर कैसे उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे वो सारे जो हेमोग्लोबिन आपका है, कैसे वो सारे ब्लड का सर्कुलेशन आपके बॉडी में करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस स्टूडेंट्स हो रही हैं। पर आप सोचिए कि अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा है स्टूडेंट्स? कौन से कैटलिस्ट है जो बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनके कारण ये सारी रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाती हैं, नहीं तो ये बहुत स्लो होंगी। तो उन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट तो आपको पता ही है क्या काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ 30 सेकंड में। कैटलिस्ट क्या होते हैं केमिस्ट्री में? जो केमिकल रिएक्शन को इजी करते हैं, मतलब फास्ट करते हैं, स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं स्टूडेंट। जो रिएक्शंस नहीं तो बहुत स्लो होती हैं, वो कहीं बहुत ही कहीं घंटे लेंगी, कहीं मंथ लेंगी, तो वो उनको सेकंड से और मिली सेकंड में कर देते हैं। इतनी फास्ट कर देते हैं कि रिएक्शन फटाफट हो जाती है स्टूडेंट। तो ये एंजाइम्स भी वही हैं कि ये स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं स्टूडेंट्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। इन्हें बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुमने मुझे बताया सर ये तो बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। मतलब जो शरीर के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, जो जो भी आप खा पी रहे हैं स्टूडेंट, इतने लिक्विड्स इतने फूड खा रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए कैटालिस्ट, और वो काम करते हैं एंजाइम्स। मतलब वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस बॉडीज ऑफ एनिमल और प्लांट्स में होती हैं टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। आपके जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट, तो उन एनिमल्स जो भी हैं और प्लांट्स भी हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, वो जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं स्टूडेंट, उनको मेंटेन करने के लिए जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूमरस रिएक्शंस जो हो रही हैं, उनके अंदर जो कैटलिस्ट है स्टूडेंट, वो कौन से हैं? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली कौन से कंपाउंड है स्टूडेंट? ये नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और वही उन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्रोटीन्स हैं, जिन्हें हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट कह रहे हैं, और कुछ भी नहीं, ये प्रोटीन्स हैं। और ये ज्यादातर जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर। मैंने दो टाइप की प्रोटीन्स बताई थी स्टूडेंट, बताई थी मैंने क्लासिफिकेशन में। एक कौन सी बताई थी? फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ 30 सेकंड में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स? सर फाइब्रस वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ग्लोबुलर वाटर सॉल्युबल होता है। मेन डिफरेंस पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या है इनका? वो तो मतलब है ही है, लेकिन वैसे दोनों में क्या डिफरेंस है? उनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स में, वो आपस में पैरेलल होती हैं, और वो कैसे हेल्ड अप होती हैं? हेल्ड अप कैसे होती हैं? बाई हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। और ग्लोबुलर में क्या हो जाती हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो क्या करती हैं? कॉयल कर जाती हैं, और वो स्फेरिकल शेप बना लेती हैं, स्फेरिकल शेप बना लेती हैं। तो एक एक एग्जांपल बताइए। इंसुलिन बताइए, ग्लोबुलर प्रोटीन है या फाइब्रस प्रोटीन है? ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ग्लोबुलर प्रोटीन है। हाँ, इंसुल ठीक है, वेरी गुड आंसर। तो ये अच्छा हुआ तुम्हें सारा याद हो गया। इंसुलिन जो होती है स्टूडेंट, ये ये भी क्या है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन है। वेरी गुड आंसर गिवन बाय लवन्या। यू आर गेटिंग 1 मार्क फॉर दैट इन द पेपर। तो ये आपको याद हो गया, अच्छा हुआ, आपने भूले नहीं, आपने सारी बातों को रिवाइज कर लिया।
और जो भी लेक्चर है उनको बहुत दिमाग से सोचा। तो जो आपके हेयर होते हैं ये कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन, केराटिन फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन है। तो वही पानी में क्या सॉल्युबल होता है? नहीं सर, इनसॉल्युबल होता है। हाँ, इसको ही एक का डिफरेंस पूछा था, तो स्टूडेंट को याद करने में मुश्किल हो रही थी कि भाई ये समझ नहीं आया कि सॉल्युबिलिटी मैं भूल गया हूँ। तो मैंने कहा तुम बालों को याद रखना, बाल वाले जो है ये फाइब्रस प्रोटीन है, रोज नहाते हो कभी बाल पानी में थोड़ी डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाले फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस वाले जो होंगे ना प्रोटीन, ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, इनसॉल्युबल होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा हुआ कि तुम्हें सारा कुछ याद हो गया। तो अब देखो कि हम आज ये बताने जा रहे हैं कि ये एंजाइम्स जो हैं, आपको पता लगा ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और ये एक टाइप के एंजाइम्स नहीं है, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया, ये माल्टोस जो है स्टूडेंट, माल्टोस देख रहे हो, ये क्या थी? डाइसैकेराइड थी माल्टोस, आपको जब हमने बताया था। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज हुआ? इसका नाम है माल्टास, माल्टास। तो आप देख रहे हैं ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनके नाम ASC से खत्म हो रहे हैं, ASC देख रहे हैं, ASC। तो ये माल्टास को, माल्टेज एंजाइम जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है हमारी बॉडी के अंदर। देखो आप इतना फ्रूट खा रहे हो, बहुत कुछ खा रहे हो, उनमें माल्टोज भी होता है, तो माल्टोज आपके बॉडी में गया, फ्रूट्स सब्जियां जो भी कुछ खा रहे हो आप, तो माल्टास जो होगा एंजाइम, वो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब कोई दूसरा नहीं इसको कन्वर्ट कर पाएगा। समझ में आई कि इतने स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने केन शुगर का नाम सुना है? हाँ जी सर। C12H22O11 है, ये केन शुगर है। ये जो गन्ने का रस पीते हो तुम गर्मियों में, वो कहते हैं अच्छा होता है, पी लेना चाहिए। तो ये जो इसको अगर आपने एक्वस, ये जो पानी, जब बॉडी में पानी भी होता है हमारे, जब इसको वाटर आपने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो इसके लिए कौन सा यूज होता है? ये इनवर्टेज उसका नाम है, उसको क्या बोलते हैं? इनवर्टेज। ये कुछ ऐसे नाम बता रहा हूं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको नोट कर लो। इनवर्टेज क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा पता है? बताओ इसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? मैं तब तक इसको साफ करता हूँ। देखो ये सारी बातें नॉलेज आपको केमिस्ट्री को साइंस के रूप में पढ़ना है, और बातों बातों में, स्टोरी स्टोरी में ही सारा याद हो जाएगा तुम्हें, और वो क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में, चॉइसेस में, चार चॉइसेस में से एक चॉइस होगी। देखो कितने अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, इंसुलिन में, पता है कितने होते हैं? ये भी पूछा था कहीं। 51। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत शार्प है तुम्हारा माइंड। अच्छा, अब तुम्हारे में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखो स्टूडेंट्स हम कहाँ पहुंचे। इनवर्टेज, देखो ये पता तो है तुम्हें, ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज से क्या मिला था तुम्हें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C6H12O6 था, और दूसरा भी C6H12O6 था, लेकिन ये दोनों क्या फर्क थे स्टूडेंट? एक ग्लूकोज था और एक फ्रक्टोज था। ग्लूकोज मिला, और कौन सा मिला था वो तुम्हें पता ही है, डी वाले। तो ये आपके सामने हमने यूज किया है इन्वर्टेड स्टूडेंट्स। और एक ग्लूकोज को, अगर ग्लूकोज मेरे पास है C6H12O6 स्टूडेंट, और इसको अगर कैटलिस्ट, ये वाला एंजाइम कैटलिस्ट जाइमेज, तो ये बना देगा इसका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी स्टूडेंट्स। देखो हमारे शरीर में कई प्रकार की गैसेस भी बनती हैं, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं ना, देखो आप देख रहे हैं फूड में कई तरीके के रिएक्शंस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है बॉडी के अंदर, ये सब। तो अगर जैसे हम डिफरेंट टाइप के फूड खा लेंगे शरीर के अंदर, तो वो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो कई तरीके के गैसेस बना सकते हैं, जो कि बॉडी में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। वो इनडाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं। अगर हम एक टाइम पर एक टाइप का फूड और थोड़ा खाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अंदर पूरी रिएक्शन होनी है, केमिकल रिएक्शन होनी है। तो वो हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट हैं जो ये सारा काम करेंगे। तो माल्टोज का हमने दिखाया, माल्टेज है। और ये जो यूरिया होता है, देखो यूरिया जो होता है NH2CONH2, यूरिया जो होता है, ये इसके लिए जो एंजाइम्स कैटलिस्ट काम कर रहे हैं स्टूडेंट, उसे बोलते हैं यूरिएज।
तो यूरिएज क्या करता है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे स्टोमक के अंदर एक पेप्सिन एंजाइम होता है। देखो ये पूछा था उसने, स्टोमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन्स जो होते हैं, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। तो प्रोटीन्स तो बहुत सारे पेप्टाइड की लंबी चौड़ी चेन है, आपने देखा 100 से ज्यादा उसमें जुड़े हैं पेप्टाइड के। तो ये एक प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। और इंटेस्टाइन में आपके जो होता है स्टूडेंट, इंटेस्टाइन में जो होता है वो पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है? पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन। देखो किसी पेपर में उसने ये पूछ लिया था, ये कहां पर होता है? ये हमारे इंटेस्टाइन में काम करता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। देखो ये प्रोटीन्स को क्या करेगा, ये मेरे प्रोटीन्स हैं, ये इनको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर देगा, उसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये कौन सा है, इसका क्या नाम है? पैंक्रिएटिक ट्रिप्सिन। तो इस तरह से देखो ये सारे बहुत ही स्पेसिफिक हैं। एक टाइप का जो एंजाइम है एक ही रिएक्शन के लिए काम आ रहा है, बाकियों के लिए काम नहीं आ रहा। इसके कारण ही हमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स खानी पड़ती हैं शरीर के लिए। एक प्रोटीन से सब कुछ होने वाला नहीं है। आप कहते हो ना भाई इसको डेफिशिएंसी है, लेकिन आप एक ही टाइप की खाना खा रहे हो तो उसमें एक ही टाइप की प्रोटीन आपको मिल रही है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फूड आइटम्स चूज करते हो थोड़े थोड़े, तो सब में अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो भी सारी की सारी अलग अलग रिएक्शंस करती हैं शरीर में। और देखो कि जो मिल्क इनटू कर्ड हम कन्वर्ट करते हैं, मिल्क से आप कर्ड बनाते हो, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है स्टूडेंट। तो इसके लिए कौन सा होता है, क्या इस एंजाइम का नाम बता सकते हो? एंजाइम का नाम बता सकते हो? ये पूछा जा चुका है पेपर में, वो कौन सा एंजाइम है? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिली। ये वाले स्पेशल नाम है जो मैं बता रहा हूँ, ये पेपरों में कई बार 4 चॉइसेस में कहीं दिए होते हैं, छुपे होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है भाई, हम डाउट नहीं होना चाहिए। लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली, क्योंकि वो लैक्टोज ही बनता है, आपको पता है कर्ड में। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं स्टूडेंट्स कि जो आपके सामने हमने नाम बताए हैं, कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। अब जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो खास पॉइंट क्या है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक हैं। आप देख रहे हो दे आर हाईली स्पेसिफिक स्टूडेंट्स इन नेचर। तो वन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो जो माल्टेज है वो सिर्फ माल्टोज को ही कर सकता कन्वर्ट, वो किसी और को कुछ नहीं करेगा। तो दे आर हाईली स्पेसिफिक कैटलिस्ट, वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? वन कैटलिस्ट जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, सिर्फ वन टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए काम आता है। समझ में आ गई? दूसरी रिएक्शन के लिए काम नहीं आ रहा। तो ये स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, ये बहुत ही एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल जो होता है ना एंजाइम का, वन मॉलिक्यूल एंजाइम का स्टूडेंट्स, वो बहुत थोड़ी मात्रा में ही हमें चाहिए होते हैं शरीर में, कोई ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। एक मॉलिक्यूल जो है वो 1 मिलियन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट को पर मिनट में कन्वर्ट कर देता। 1 मिनट के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए काम आ जाता है एक मॉलिक्यूल। देख रहे हो कितना एफिशिएंट है, स्पीड देख ली। 1 मॉलिक्यूल जो है ना इसका स्टूडेंट्स, वो 1 मिलियन से ज्यादा कह रहा हूं मॉलिक्यूल्स को कर देगा, रिएक्शन कर देगा 1 मॉलिक्यूल इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। देख रहे हो कितनी फास्ट चल रही है। वरना तो आपका खाना गया शरीर में तो वो सड़ ही जाएगा। अगर ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो खाना रोटन हो जाता है, वो फिर डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो हमारे शरीर में एंजाइम्स तो होने चाहिए। जैसे कि बाहर एक पीस का ब्रेड आपका पड़ा है तो 2-3 दिन बाद फंगस लग जाती है, उसको खराब हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये एंजाइम्स ही काम कर रहे हैं हमारे बॉडी में स्टूडेंट।
अब इनका एक टेम्परेचर होता है स्टूडेंट और एक पीएच होती है जिसमें ये काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशंस क्या है स्टूडेंट? देखो, एक टेम्परेचर और एक पीएच, दो चीजें बहुत जरूरी हैं स्टूडेंट। ये जो बेस्ट वर्क करते हैं जब पीएच 5 to 7 होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, देखो एसिडिक फूड जो जो आप खा रहे हो, जो ऑयली फूड खा रहे हो, शुगर्स खा रहे हो, चीनी वगैरह खा रहे हो, ये एसिडिक होती हैं। ये आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ा देती हैं। तो अगर एसिडिटी आपकी ज्यादा होगी, पीएच ये समझ लीजिए 5 से कम आ गई, 5 से कम आ गई स्टूडेंट, तो एसिडिटी हो जाएगी। तो फिर आपके लिए ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, ये वर्क नहीं करेंगे। तो फिर आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर वर्किंग। तो और दूसरा टेम्परेचर है स्टूडेंट, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें ये बेस्ट काम करते हैं, वो है 298 2310 केल्विन स्टूडेंट्स। तो अगर टेम्परेचर की रेंज चेंज हो जाएगी तो एंजाइम्स जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे आपके बॉडी में, डेड ही समझो उनको, डेड हो जाएंगे। तो आपको पता है जब हाई फीवर्स हो जाते हैं आपको स्टूडेंट्स, तो उसमें पैरासीटामोल इसलिए दी जाती है कि फीवर्स को डाउन किया जाए। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर आपके शरीर का जो खाना है आपको डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग जब बीमार होते हैं आप उनको खाना देते हो, उनको वॉमिटिंग हो जाती है, वो खा ही नहीं पाते, उन्हें भूख नहीं लगती, क्योंकि वो एंजाइम्स अब बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहे। तो आपने ये एंजाइम्स के बारे में देख लिया, और आपने ये भी देखा स्टूडेंट्स की एंजाइम्स के नाम के पीछे हमने ASC लगाया, इसे बोलते हैं, ये ASC के ज़्यादातर एंजाइम्स मैंने बताए हैं, मार्टेज, ये यूरिएज, तो इस तरह से एक नोमेनक्लेचर उन्होंने इनको दिया एंजाइम्स के नाम के लिए। तो एंजाइम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के बेस पे भी नेम किए जाते हैं, और एंजाइम्स जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, उनको क्या नाम दिया जाता है? एक ये पूछा था उसने पेपर में, व्हाट आर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। बताइए क्या मतलब समझ में आया आपको इसका स्टूडेंट्स? जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसमें क्वेश्चन आंसर ही होते हैं स्टूडेंट आपके लिए, जो पेपर में आ सकते, इसको ध्यान दीजिए। अब उसने 4 चॉइसेस में एक क्वेश्चन दिया था, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या होते हैं। अब इसमें दिख रहा है एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों वर्ड दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जल्दी से बताइए। हाँ जी सर। तो वो क्या करेंगे, दे विल कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेंगे, देखो व्हाट विल दे डू स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे दे, ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दे विल काज ऑक्सी, मैंने ये कहा है कि इसको नोट कर लिया जाए कि दे कैटालाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट, कैटालाइज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट। ऐसे बहुत सारे सबस्ट्रेट्स होते हैं, मतलब ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी फूड है, बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर है। तो दे विल कैटालाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद, क्या लिखा मैंने, साइमल्टेनियस, विद साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन होगी, अब रिडक्शन भी होनी है, यहाँ पे दो वर्ड है ना, विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। समझ में आ गया क्या लिखा मैंने? हाँ जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। जो चीजें पूछी जाती हैं उनको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है स्टूडेंट। तुम लोग फटाफट कलर्ड पेन्स रखा करो, उनसे नोट कर लिया करो, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, आपको 1 नंबर मिलना है, इसलिए कह रहा हूँ। कलर्ड पेन से यही फायदा होता है कि हमें वो चीज पता लग जाती है। अगर वो चॉइसेस में देगा या किसी और फॉर्म में भी देगा आपको क्वेश्चन, तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। एसआरटी फॉर्म में या किसी फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें रेडी रखना है।
तो ये देखो सबके पीछे ASC ज्यादातर लगा हुआ है, यूरिएस, माल्टेज, इनवर्टेज। तो आपको एंजाइम्स के बारे में समझ आ गई कौन कौन से एंजाइम मैं यूज कर रहा हूँ, और ये पता लग गया ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट की कर दी साइमल्टेनियसली, दूसरे की रिडक्शन कर दी, ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं। ये सारे हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं? एंजाइम्स का बेसिकली क्या है कि ये मैंने तुम्हें बताया स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताया कि सर एंजाइम तो बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटीज में यूज होते हैं, बोलो सही है, बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये काम क्या करते हैं स्टूडेंट, इनकी जो केमिकल एक्शन होती है, ये इतनी स्पीड को बढ़ा क्यों देते हैं स्टूडेंट, ये स्पीड को बढ़ाते क्यों है? ये क्वेश्चन आया आपके पेपर में, क्वेश्चन आ गया कि वाई और हाउ एंजाइम्स स्टूडेंट इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, क्या आंसर है आपका? ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ना ही है, जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को फास्ट क्यों करते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्या करते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर आपने देखा कि बॉडी के अंदर जो जो कुछ चीजें आप खा रहे हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्या हो रही है? हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस। आपने सुक्रोज खाया तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई वाटर के साथ, क्योंकि जब वो बने थे तो पानी बाहर निकला था ना। देखो याद रखना एक चीज, जो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो उन्होंने पानी बाहर निकाला, और जब अमीनो एसिड जुड़े तो वाटर बाहर निकाला। अब जब वो शरीर के अंदर पानी होता है तो जब वो जाएंगे तो वो हाइड्रोलाइज होंगे, तो वो टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते जाएंगे, बोलो सही है गलत है? तो हाइड्रोलिसिस होती है इनकी शरीर के अंदर। तो अब इस रिएक्शन में एंजाइम क्या काम करेंगे, देखो ये क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट रिएक्शंस की, उसको कम कर देते हैं। दे लोअर द, क्या करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है मेन। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कोई भी रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो फिर में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन के लिए, वो स्लो हो जाएगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बोलो सही है गलत है? सही है सर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज जो होती है स्टूडेंट, जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की, तो इसके लिए जब मैंने एंजाइम डाला, जब मैंने सुक्रोज के अंदर एंजाइम डाला स्टूडेंट, अभी आपको दिखाया था, तो ये सुक्रेज वाला जो एंजाइम डाला स्टूडेंट, इसने क्या किया कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम कर दी। क्या कम कर दी? ये क्या बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसने इसकी लोअर कर दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया स्टूडेंट्स। कितनी कम कर दिया? ये 2.15 किलो जूल पर मोल कर दिया इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तो अगर वैसे इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करूं सुक्रोज की, अगर वैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करूं इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो ये वैल्यू है स्टूडेंट 6.22 किलो जूल पर मोल। तो जैसे ही मैंने एंजाइम डाला तो ये वैल्यू जो है कम हो गई स्टूडेंट, कितनी हो गई? 2.15 हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में आपको बताया कैसे होता है। देखो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसे बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। और ये रिएक्शन की प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आपका सुक्रोज है स्टूडेंट्स, और ये बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, कौन कौन से बने हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना है,
ये वाली एनर्जी देख रहे हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये कह रहा है पहले 6.22 थी, कितनी है 6.22। तो अगर मैंने एंजाइम डाल दिया तो ये कम हो गई, कितनी कम हो गई, ये देखो ऐसे और कम हो गई। ये एंजाइम डाला मैंने तो ये वैल्यू कितनी कम हो गई, 2 पॉइंट, ये कितनी हो गई 2.15, दिख रही है किलो जूल पर मोल। हाँ जी। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी फास्ट के नहीं, जल्दी से बताओ, समझ आ गया बात। ये केमिकल काइनेटिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी बैरियर होता है, ये हमें क्रॉस करना पड़ता है तब जाके प्रोडक्ट बनते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट है। इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक हो गया, समझ आ गई हमारे को। ये क्वेश्चन हम पेपर में आंसर कर सकते हैं कि जो कैटालिस्ट होते, जो एंजाइम्स होते हैं वो फास्ट क्यों करते हैं रिएक्शन को। आप क्या लिखोगे कि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। ओके आगे चलते हैं फिर। अब इनका मैकेनिज्म, ये कहते हैं कि ये इनका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जिसे लॉक एंड की अरेंजमेंट होता है। जैसे आप ताले में एक चाबी लगाते हो, क्या दूसरी चाबी ताले में लग के काम कर सकती है, यस और नो, जल्दी बताओ। नो सर। तो इसी तरह आपने कहा भी एक एंजाइम होता है ना, वो एक ही सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, दूसरे पे तो वो काम ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि क्या होता है कि ये एक तरीके से लॉक एंड की अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं जिनसे वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ। तो वो हर एक के साथ बाइंड नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है कि जो एक्टिव साइट है स्टूडेंट, वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो एंजाइम उसमें फिट हो जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, देखो ये एक एंजाइम है, एक तरीके से चाबी, ये एक सबस्ट्रेट है, एक तरीका का लॉक, ये इसके अंदर तभी जाएगा जब ये फिट हो जाएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो एक सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव होते हैं, दूसरे के लिए एक्टिव नहीं होते। तो सबस्ट्रेट्स के अंदर कुछ ऐसे एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनसे वो बाइंड कर जाता है। और बाइंड होने के बाद क्या करेगा कि ये बनेगा एक कम्प्लेक्स, और फिर वो टूट जाएगा, एंजाइम वापस और प्रोडक्ट्स। कैटालिस्ट तो वापस आना ही है ना। तो इस तरह से हमने इनका मैकेनिज्म दिखाया। देखो हम ये कह रहे हैं कि ई एंजाइम है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है, देखो ई एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ एक कम्प्लेक्स बना दिया इसने, क्या बना दिया, कम्प्लेक्स ईएस, ये बन गया ना ईएस कम्प्लेक्स। फिर स्टेप 1 में, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कम्प्लेक्स है ये टूट जाएगा, ये टूटने वाला है, और ये क्या बन जाएगा, एंजाइम तो वापस आ गया और प्रोडक्ट बन गया पी। पी क्या है मेरा, प्रोडक्ट। तो समझ में आया, जब तक ये उसमें फिट नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बाइंडिंग बाइंडिंग हर एक एंजाइम हर सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर सकता, इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इतना ही बहुत है हमारे कोर्स के लिए, यही बहुत है। बोलो अभी तक तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो मुझसे। नहीं सर। सारा हो गया ये, आगे चलें फिर। हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। अब हम आ रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा वो विटामिन के ऊपर, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये एक तरीके से हमें थोड़ा लर्न ही करना है। सबसे पहला तो ये है भैया, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं स्टूडेंट, विटामिन क्या होते हैं, जल्दी से बताओ विटामिन क्या होते हैं। क्या आप विटामिन खाते हो, बोलो, जरूरी है कि नहीं आपके बॉडी के लिए विटामिन। हाँ जी सर। तो जो विटामिन आपके पास नहीं भी है, आप क्या करते हो, विटामिन सी की टेबलेट खा रहे हो नहीं, ये सब कह रहे हैं कोरोना है एंजाइम, विटामिन सी खा लो जी, विटामिन सी खा लो। हाँ जी तो सर। खा रहे हो नहीं सब विटामिन सी। हाँ इस जी। तरह से कई विटामिन आप यूज करते हो। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट बेसिकली, कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हैं, और ए सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल, माइक्रो माइक्रो का मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। बात समझ में आ गई, आपके शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जरूरी है कुछ ऐसे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट्स में, माइक्रो, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लेटें भर भर के आप खाते हो, एक प्लेट पूरी खाते हो, और माइक्रो का मतलब अब बहुत ही थोड़ी मात्रा में आपको चाहिए होते हैं। तो आपको पता ही है कि ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, जल्दी से बताओ, विटामिन किस में प्रेजेंट है ज्यादातर, कहाँ पे विटामिन प्रेजेंट है, जल्दी से बताओ।
विटामिन कहाँ मिल रहे हैं तुम्हें, कहाँ से सोर्स है तुम्हारी, कौन से फूड आइटम्स में ज्यादा विटामिन होते हैं, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। अब तुम तो लो हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हो, बहुत सोच समझ के खाते हो, कोई बाजार से भी चीजें नहीं खाते स्टूडेंट तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको पता है बहुत विटामिन और मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और जो आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने सुना होगा, ये जो ऑरेंजेस वगैरह सिट्रस फ्रूट में बहुत विटामिन सी होता है, फ्रेश फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं स्टूडेंट्स, इनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। बोलो होते हैं यस और नो, और लिस्ट देखना चाहते हो तो इजीली देख सकते हो, आपको मिल जाएगी पूरी लिस्ट, कौन कौन से फ्रूट में कौन कौन से विटामिन है। और वेजिटेबल्स जो होती है, कैरेट आप खा रहे हो, उनका जूस पी रहे हो आजकल, ये सब आपको फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं ये दे रहे हैं विटामिन। अब जो मेन क्वेश्चन आ गया था पेपर में वो ये पूछ लिया उसने कि इनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के ऊपर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मैंने यहाँ पे एक रेड मार्क लगा देता हूँ, देखो जहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहां पे रेड मार्क 5 लगे हुए हैं, ये येलो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया आपके लिए पेपर में कि दो टाइप के विटामिन हैं, एक फैट सॉल्यूबल और एक वाटर सॉल्यूबल। कौन से बता रहा हूं, फैट सॉल्यूबल विटामिन, जो फैट्स में सॉल्यूबल होते हैं स्टूडेंट। फैट्स कौन से, ऑयल, फैट एंड ऑयल्स में सॉल्यूबल होते हैं, फैट और ऑयल्स में होते हैं सॉल्यूबल। क्या होते हैं, फैट और ऑयल्स में। और ये क्या होते हैं, ये जो इनसॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। किसमें, वाटर में। ठीक है, तो इनके नाम बताओ विटामिन के। अब ये याद करने वाली बातें हैं थोड़ी सी, कौन कौन से हैं जो फैट में स्टूडेंट्स और ऑयल में डिजोल्व होते हैं। फैट और ऑयल में डिजोल्व होने वाले कौन कौन से हैं। क्या लिखा मैंने, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, इसको याद करना है। हमें कोई पूछ लिया कि भाई बताओ कौन सा एग्जाम विटामिन जो है वो फैट में सॉल्युबल होता है। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। आपके जो लीवर होते हैं ना, लीवर में ये स्टोर हो जाते हैं। लीवर, दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज, लीवर और एडिपोज में ये फैट स्टोरिंग होते हैं। ठीक है, किसमें स्टोर होते हैं, लीवर और एडिपोज में, जो टिश्यूज होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, कौन कौन से, जरा बताना कौन कौन से लिखे मैंने स्टूडेंट्स, ए, डी, D, ई और के। अब आपने वो लेड, लेड का नाम याद है आपको, लेड का है, हाँ जी। तो लेड में आप लेड के, एल को हटा के के कर दो, क्या बन गया, कि कैड, कैड को याद कर लो, कैड को याद कर लो। तो कैड का मतलब के ई ए डी, की ए ई डी, तो के ई ए डी ये फैट सॉल्युबल होते हैं। दूसरे कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल, एक तो मैंने ये बताया। सेकंड कैटेगरी आई एम सेइंग स्टूडेंट, वाटर सॉल्युबल, वाटर में वो डिजोल्व हो जाएंगे। इसमें आपको पता सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ गया, विटामिन सी। ये जो आप विटामिन सी होता है स्टूडेंट, ये वाटर सॉल्युबल होता है। अगर कोई चीज वाटर में डिजोल्व हो जाएगी तो क्या वो शरीर में रहेगी या निकल जाएगी बॉडी से, जल्दी से बताओ, बोलो। जो चीज वाटर में डिसॉल्व हो जाती है क्या वो बॉडी के अंदर बचेगी या बॉडी से बाहर चले जाएगी, क्या आंसर है आपका। सर चली जाएगी। अरे वो आप पानी पी रहे हो, यूरिन में से निकल जाएगी। तो विटामिन सी जो होता है ये फिर आपको, ये तो स्टोर हो गई, इसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार गई तो अंदर स्टोर्ड है। लेकिन ये तो रोज रोज के रोज आप कहते हो खाते रहो, क्योंकि वो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और ये शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये तो हमें फिर ज्यादा चाहिए, ये कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी स्टोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कि ये जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं जैसे विटामिन सी है, ये कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, उसी के ऊपर बता रहा हूँ।
तो ये हमारे को स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह ये यूरिन से निकल जाएगा और कैन नॉट बी स्टोर। इसी तरह से जो वाटर सॉल्युबल्स हैं वो डाइट में हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि वो रेडीली एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सेप्ट B12 इन अवर बॉडी। ज्यादातर बाकी सारे विटामिन जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। कौन से फैट सॉल्युबल होते हैं? 4 लिखे मैंने, सिर्फ 4 हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। उनको याद करने का तरीका भी बता दिया। ये लेड मुझे आता है, लेड का एल हटा दो और के लगा दो, कैड। बस ये 4 हैं, KEAD। ये फैट में सॉल्युबल होते हैं स्टूडेंट। ये कुछ भी आएगा पेपर में, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। विटामिन पे 1 नंबर का क्वेश्चन देता है हर साल, तो ऐसे ही दे देता है। तो हमें पता लग गया विटामिन सी क्यों हमें रोज चाहिए, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब देखो कि जो चीजें हमें याद करनी है स्टूडेंट विटामिन में, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिलेगा एग्जाम में, तो हमें उसको याद ही करना है। तो अपना इतना हमें पता ही होना चाहिए कैसे याद करना है। देखो कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये टेबल्स आपको मिलेंगी, हर बुक में मिलेंगी टेबल की। इंपॉर्टेंट विटामिन, देयर सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज। देखो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं एग्जाम में विटामिन के ऊपर। इंपॉर्टेंट विटामिन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है। ये लिस्ट आपके सामने है जिनको आप रोज यूज करते हो। और इनकी सोर्स क्या है स्टूडेंट, कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, कौन कौन सी इनकी सोर्सेज हैं। और ज्यादा ये पूछता है डेफिशिएंसी डिसीजेस कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। आपको मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों हमें समझ के याद कर लेने हैं, बस 1 नंबर हमें मिल जाना है एग्जाम में। आप समझे? सबसे पहले मैं आ रहा हूं विटामिन ए पे। अब बताओ कि विटामिन ए कहां पर मिलता है तुम्हें, जल्दी से बताओ, 30 सेकेंड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए स्टूडेंट्स? बटर, मिल्क, कैरेट। फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। और टेल मी व्हाट इज द डेफिशिएंसी। अब क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन कैसे आया, ज्यादा जो क्वेश्चन बता रहा हूं। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए स्टूडेंट? विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। क्या, कौन सी डिसीज होती है, कौन सी डिसीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को ज्यादा आसान है, याद रखो। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अरे वो सर दिखता नहीं है रात को। ऊपर जो लिखा है वो क्या है? वो लिखा है जीरोफेल्मिया, जिसे कहते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज। जब कॉर्निया आई की हार्डनिंग हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, ये वाला, सर ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया मैं, कि ये विटामिन B1 जो होता है स्टूडेंट, ये कहां पर मिलता है हमें? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन? अब मैं कौन सा लिख रहा हूँ, विटामिन B1। मिल्क, ग्रीन मिल्क, यीस्ट। मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल में, सीरियल में, एग वाइट में, लीवर में। अब कौन सी डिसीज होती है, डेफिशिएंसी डिसीज का नाम बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका पेपर में। बेरी बेरी। हाँ, ये अब याद होने हैं, हमें याद ही करने हैं। बेरी बेरी होती है, इससे क्या होता है? लॉस ऑफ एपिटाइट, ग्रोथ होती है। दूसरी कौन सी लिखी है? चैलोसिस, फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो ये इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेज है स्टूडेंट, इनके नाम एक बार अच्छी तरह से याद कर लो। अब नेक्स्ट पर आ गया विटामिन B2। ये इसकी सोर्स विटामिन B2 की एग वाइट है और लीवर है। वो ऊपर वाला जो था बेरी बेरी था, नीचे इसके अंदर है क्योलिसिस, फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। अब आ गया विटामिन B6 के ऊपर में, ये कहाँ मिलता है? यीस्ट मिल्क में। और इसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है? कन्वल्शंस। इनका क्या नाम है? कन्वल्शंस। डेफिशिएंसी डिसीज पे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूं। डेफिशिएंसी डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा पेपर में स्टूडेंट। अब विटामिन B12 ये कहाँ मिलता है स्टूडेंट? मीट, फिश, एग में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा उसने, एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है स्टूडेंट? तो एनीमिया क्यों होता है उसने ये पूछा।
एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, बताओ। B12। एनीमिया जो होगा वो किस डेफिशिएंसी के कारण होता है, कौन सी बताइए? B12। B12 डेफिशिएंसी। B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया क्या होता है आपको पता ही है, एचबी कम हो जाता है। जब एचबी कम हो जाता है उसे एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाएगा। तो आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, कौन से होते हैं? आरबीसी, ठीक है। हेमोग्लोबिन कराते हैं ना जो टेस्ट, उसमें कितना आता है हेमोग्लोबिन, अब उसमें उसके लिए फिर वो B12 देंगे आपको विटामिन। और देखो सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है विटामिन सी। तो विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है जल्दी से बताओ, ये पूछा जा सकता है इस समय, क्योंकि विटामिन सी कोरोना के पेशेंट्स को दिया जा रहा है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। बताओ इससे कौन सी बीमारी है? स्क्रवी। हाँ जी। स्क्रवी जो है ये क्या है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, आपके जो गम्स में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो विटामिन सी, और ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, जो आज की डेट पे हम यूज कर रहे हैं। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण विटामिन सी दिया जा रहा है पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स। और विटामिन डी कहाँ मिलता है? सबसे अच्छा तो सन से मिलता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या होती हैं? बोन डिफॉर्मिटीज एंड ऑस्टियोमेटिस, सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन्स होती हैं एडल्ट्स में। तो विटामिन डी का पता लग गया। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होने वाली है, जल्दी से बताओ नाम। डेफिशिएंसी डिसीज का नाम बताओ स्टूडेंट, विटामिन डी का। रिकेट्स। रिकेट्स, ठीक है। ये पढ़ लो अच्छी तरह से, समझ लो क्या लिखा है इसने, रिकेट्स। अब ये हमें याद ही करनी है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जब अपने डेली लाइफ से रिलेट करके उन्हें लर्न कर लो, क्योंकि वहां पे कई बार हम भूल जाते हैं। कोई ना कोई मेथड समझो याद करने का, कोई आसान तरीका पता कर लो। अब विटामिन ई से क्या होता है स्टूडेंट? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई से क्या होगा? ये किसके लिए यूज होती है विटामिन ई? कहां पे यूज हो रही है? इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। तो आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल्स है, उसके इंक्रीज फ्रेजिलिटी करने के लिए होता है। और विटामिन के का बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। बताओ विटामिन के क्या काम करता है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। हाँ, तो ये जो ब्लीडिंग होती है, जो वुंड से इंजरीज होती है, नहीं तो वो खून बहता ही रहेगा। तो ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग का जो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन की का भी काफी यूज हो रहा है। इंक्रीज्ड स्टूडेंट, क्या इंक्रीज कर दिया? ब्लड क्लॉटिंग टाइम कह रहा है ये, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स की एंजाइम्स क्या होती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या, उन्होंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर दिया और लॉक एंड की सिस्टम से वो एक्ट कर रहे हैं। और हमने अब बेसिकली एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। 4 चॉइसेस में क्वेश्चन दिया था उसने, कौन से टाइप के प्रोटीन है, कौन से हैं जल्दी से बताओ। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये, बहुत सारे अमीनो एसिड से बने हुए हैं। तो ये स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। क्या एक एंजाइम दूसरे एंजाइम रिएक्शन में यूज हो सकता है? आंसर नो। ये क्वेश्चन ऐसे असर्टिव और उसमें आ जाते हैं आजकल। और विटामिन के ऊपर आपने देख लिया कि उनकी सोर्स से ज्यादा डेफिशिएंसी डिजीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ये पूछा उसने। क्या आंसर है आपका? B1। हाँ। और जो विटामिन सी है वो मेनली उससे कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती है? स्कर्वी। हाँ, ब्लीडिंग ऑफ गम जिसे कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा है। और फिर जो एक ही पार्ट इसका रह गया वो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। और फिर इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं वो हम कर लेंगे। तब तक आप हमारे यूट्यूब के जितने भी वीडियोस हैं इनऑर्गेनिक में भी जो हम लोड कर रहे हैं उनको सुन लीजिए, बहुत फायदा होगा। हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। Okay, Okay, then thank you. I will meet you in the next class. Okay, bye. Okay, then. Take care. Take care. Bye bye.